हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर हम यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए सॉल्व पेपर कराने वाले हैं, जो कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक ये चिन्ह दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये ऐसा होता है, विस्म यादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों, वो होता है इस तरह का। ठीक है, अब आती है अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है वो इस प्रकार का होता है। अर्ध विराम वो किस प्रकार का चिन्ह होता है, वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा है, विस्मयादि बोधक। ये कौन सा है, अल्प विराम। ये कौन सा है दोस्तों, अर्ध विराम। ठीक है, और ये कौन सा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, यदि आपको इन चारों में से कोई भी मिल जाए, जैसे मिल जाए यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये कोष्टक में दिया हो, यह कौन सा चिन्ह है, या ये वाला क्वेश्चन दिया हो, मतलब चिन्ह दिया हो विस्मयादि बोधक, तो ये हमारा कौन सा विस्मयादि, ये है हमारा अल्प विराम, ये है अर्ध विराम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा है, ये वाला है, तो ऑप्शन ए राइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है समय नष्ट करना, या पता लगाना, या निराश होना, या प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना, तो रास्ता देखने का तो मतलब दोस्तों प्रतीक्षा करना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकतिया का सही अर्थ है। तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है, इन हाथों से ताली बजानी चाहिए, ये सही है नहीं। या फिर दिया है, झगड़े के लिए एक पक्ष, ये सही है नहीं। मतलब यहाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकतिया का अर्थ है मतलब एक हाथ से, इन हाथों से ताली बजानी है चाहिए, ये सही है नहीं है ना। झगड़े के लिए एक पक्ष, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं और झगड़े में ना पड़ना। तो दोनों मतलब एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो दंत वर्ण होगा, अब देखिए यहाँ दंत मतलब दांतों से जो शब्द बोला जाता है वो कौन सा होता है, दंत। दंत क्या है, एक तो सा बोला जाता है दांत से, और प क्या है, होठों से बोला जाता है, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ से बोला जाता है, उदंत सा। ठीक है, और यहाँ पर पा जो होठों से बोला जाता है, सा दो दांतों से, और टा किससे बोला जाता है, तो मूर्धा से बोला जाता है दोस्तों। मूर्धा, मूर्धा का मतलब ट, मतलब जीभ के जो ऊपर होता है ना, तो मूर्धा उसे कहते हैं। टा किससे बोला जाता है, मूर्धा दे। हा किससे बोला जाता है दोस्तों, ऊष्मा व्यंजन, किससे, ऊष्मा व्यंजन। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ पूछ लिया दंत, अब पूछ ले ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यहाँ होता ओष्ठ, तो क्या है, पास सही होता। अब यहाँ दंत पूछा है, तो दंत में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ लेता ओष्ठ तो पा लगाते, यदि मूर्धा पूछ लेता तो टाप लगा देते, यदि ऊष्मा व्यंजन पूछ लेता तो हा लगा देते। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो अनुनासिक दोस्तों कौन सा वर्ण है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ जो माँ होगा, माँ मच्छी, वो आपकी अनुनासिक होगी।
क्या होगी, अनुनासिक वर्ण है। ठीक है। अब पा देखिए, पा क्या होगा, पा आपका होगा ओष्ठ वर्ण, देखिए ऊपर ही हमने पढ़ा था ओष्ठ। और वा जो होगा आपका, वह होगा ओष्ठ वर्ण, ये भी। और यहाँ पर माँ तो हो गया, अब था क्या होगा आपका, दंत वर्ण। ठीक है। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए यहाँ पूछ ले, अब यहाँ अनुनासिक वर्ण पूछा है, कौन सा है, तो अनुनासिक आपने बताया ऑप्शन सी। ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सी। अब पूछ लेता ओष्ठ वर्ण इसमें कौन सा है, तो पा होता। ठीक है, पापते। अब यहाँ पर और पूछ लेता वा ओष्ठ है, देखिए वा भी दोनों सेम है, था हमारा दंत वर्ण है, ये पूछ लेता दंत वर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महीन प्लस महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ महेंद्र में संधि विच्छेद यदि महेंद्र का करें हम, तो महेंद्र का होता है महा प्लस इंद्र। तो महा प्लस इंद्र कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए फॉर एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार में कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा या ब्रह्मही होगा या अव्ययी भाव होगा। तो राज दरबार में दोस्तों बॉर्डर 8 यथासंभव में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर बताना है यथासंभव में, देखिए यथासंभव में क्या होगा, यह एक यथासंभव जो है अवयवी भाव प्रकट करता है। क्या है, अवयवी भाव प्रकट करता है। ठीक है। तो अवयवी भाव में पूर्व जो है प्रधान, पूर्व प्रधान क्या है, यहाँ उत्तर पद है। यहाँ पर ये क्या है, पीछे भी हमने देखा था उत्तर पद था पूर्व प्रधान, यहाँ पर भी पूर्व प्रधान क्या है, उत्तर पद है। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको यदि यथावस्थ इत्यादि देखने को मिले, जैसे यहाँ पर आपको प्रतिदिन मिल जाए। ठीक है। या आपको मिल जाए आमरण, ये याद रखने दोस्तों, ऐसे मिल जाए, या आजन्म मिल जाए, या अभ्यागत मिल जाए, या यथा क्रम मिल जाए, या यथा नियम मिल जाए। ये मिल जाए, देखिए प्रतिदिन मिल जाए, आमरण मिल जाए, या आजन्म मिल जाए, या अभ्यागत मिल जाए, यथाक्रम मिल जाए, यथा नियम मिल जाए, तो वह समास आपका अवयवी समास होगा। यथा संभव में मैंने बता दिया कि अवयवी भाव पूर्व प्रधान उत्तर पद है इसमें, तो उत्तर पद क्या है, यथा संभव। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदिन आपको मिल जाए, यहाँ तक प्रतिदिन होता तो आपका अवयवी भाव होता, तो अवयवी भाव ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों, तो हमारा डी फॉर सही है। यदि आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए प्रतिदिन में देखने को मिल जाए तो अवयवी भाव ही होगा, और यथाक्रम भी मिल जाए तो अवयवी होगा, आमरण भी, आजन्म भी, यथा नियम। ठीक है, ये याद रखने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो देखिए मयूर है या मील है या बच्चन है या मध्य है। देखिए यहाँ पर होगा, क्या होगा, मील। मील क्या है, बिफोर बॉर्डर। मील जो है आपका विदेशी शब्द है दोस्तों। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है, कौन सा है। मील विदेशी शब्द है दोस्तों। अब जैसे विदेशी शब्द और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपका क्या है, विदेशी शब्द है। कॉफ़ी,
या आपका टॉफ़ी हो सकता है। ये आपके विदेशी शब्द हैं। मयूर आपका भारतीय, बचपन भी क्या है भारतीय, यह भी हमारा मध्य हिंदी है, मतलब ये हमारा विदेशी शब्द नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी हिमालय है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए हिमालय किसी व्यक्ति वस्तु, देखिए यहाँ पर कह दिया किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन से हैं? देखिए यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। कौन सा है? नंबर 1। नंबर 1 मान लीजिए जाति वाचक। नंबर 2 मान लीजिए व्यक्तिवाचक। नंबर 3 मान लीजिए भाववाचक। ठीक है, थोड़ा लेख ऐसा ही आ रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए। और नंबर 4 मान लीजिए समूहवाचक, जिसमें समूह हो। और नंबर 5 होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, ये हमारे। अब देखिए जातिवाचक में क्या होता है, जिसमें जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिसमें भाव अपने मन के प्रकट होते हैं और किसी के भाव प्रकट होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस प्रकार स्थान या भाव जाति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक जिसमें समूह का विवरण होता है उसे समूहवाचक, कैसे जैसे आर्मी की सेना है, या मतलब जो समूह में दिया हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक वो होते हैं जो जिनका आप द्रव्य मतलब किलो, 5 किलो चीनी या 6 किलो चीनी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो देखिए ये जो हो सकता है, या सो हो सकता है, या कोई हो सकता है, या कौन। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपके प्रश्न सर्वनाम कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सर्वनाम देखिए नंबर 1 होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए नंबर 2 निजवाचक। नंबर 3 मान लीजिए अनिश्चितवाचक। ठीक है, नंबर 4 मान लीजिए संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, ये और 6। ठीक है, कितने होते हैं? 6। सर्वनाम कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 6 पाए जाते हैं। कौन क्या है हमारा? आपका प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा संज्ञा वाचक विशेषण है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, कुछ दिया है, या कैसा है, या गरीब है, या सफ़ेद। तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स। देखिए यहाँ पर जो विशेषण के भेद होते हैं 4 भेद होते हैं। नंबर 1 मान लीजिए गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 आता है आपका संख्यावाचक। नंबर 3 आ जाता है
माणवाचक, ठीक है, जिसमें परिणाम। और नंबर 4 आता है सार्वनिक वाचक, ठीक है, ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, वायु हो सकता है, नहीं हो सकता है। समीर हो सकता है, नहीं हो सकता। पवन हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है? सॉरी, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए है वायु, समीर या पर्वत। तो ऑप्शन नंबर डी है सलीन। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों, नहीं है सलीन। देखिए, पवन हो सकता है आपका, वायु को समीर हो सकता है, मगर सलीन आपका पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, ज्योतिरना, पुण्य, उन्नति, क्षमा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ज्योतिरना, तो ज्योतिरना हमारा का सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, पुष्प है या पूज्य है या परिस्थिति है या प्रसन्नता है। तो कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है दोस्तों? पूज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव है, प्रभाव क्या है? पुल्लिंग बोल रहा है। भाषा या निर्माण या विवाह। तो आपका क्या होगा? भाषा आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, मैं घर जाना है, मैं घर जाना है, सही है, नहीं सही है। या मैंने घर जाना है, सही है, नहीं है। इसका कोई अर्थ है दोस्तों? नहीं है। मुझे घर जाना है या मैंने घर जाना है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर सेंट्रल। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? देखिए, यहाँ आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा दोस्तों? ऑर्डर हो सकता है भाई, ऑर्डर। यहाँ तो है पहले ही। रिक्वेस्ट हो सकता है या गाइड हो सकता है या डायरेक्शन हो सकता है। देखिए, ऑर्डर होगा। ऑर्डर माने आदेश होता है। ये फॉर एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या है? अध्ययन हो सकता है या शिक्षण हो सकता है या निरीक्षण हो सकता है या परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। दोस्तों, ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है, लखनऊ है या इलाहाबाद है या मथुरा है या वाराणसी है। तो दोस्तों, मथुरा जो है ब्रज भाषा का क्या है, जो कन्हैया जी खेलते हैं, वो मथुरा है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, क्या ये सही है? नहीं है। इसमें से संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, सही है, नहीं है। इसमें से विषय का संकेत नहीं रहता है, क्या ये है? इसमें आधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा? उसके भविष्य उज्जवल हो, ये गलत है। देखिए, उज्जवल करते समय उसे यह प्रलेखन नहीं चाहिए, या क्या ये सही है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही है, गलत है, सॉरी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। इसमें गलत पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शासकीय, ठीक है, इसमें नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष है? का हो सकता है या गा हो सकता है या चा या खा या का।
इसमें से ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका घोष। देखिए गा जो है आपका घोष शब्द है, ठीक है। अब जैसे आपको और भी व्यंजन मिल जाए, गा मिल जाए, धा, ये ना, ये भी है, जा, जहाँ, ठीक है, बहुत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो संहार का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस क्या होगा, हार। देखिए सम प्लस हार कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, चक्र या चांद या छेद या छत। दोस्तों ए, चक्र आपका निम्न में से शब्द तत्सम है। अब देखिए जैसे पूछ लिया जाए तो तत्सम शब्द और भी पूछ लिए जाए, जैसे सूर्य हो सकता है आपका, सूर्य है, आज्ञा हो सकता है, ठीक है, या चक्र हो सकता है, चक्र आ जाए, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ऋषि मुनि हो सकता है, मुनि भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको मिल जाए, या क्षीर हो सकता है, ठीक है। ये सूर्य, आज्ञा, चक्र से ऋषि मुनि, क्षीर ये मिल जाए देखने को, तो ये आपको समझ जाना है यहाँ पर होता है इनमें से कौन सा तत्सम है। तो देखिए यहाँ क्षीर मिल जाता, चांद चक्र की जगह तो क्षीर हो जाता, ऋषि हो जाता, ठीक है, ये आपको मिल जाए। ये सभी क्या है, हमारे तत्सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, तत्सम है। देखिए यहाँ पर योगी है या यौवन है या जीव है या जीर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, जीव। जीव जो है आपका तत्सम है। अब यहाँ पर देखिए जीव हो सकता है, तद्भव, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव, तद्भव, तद्भव और क्या हो सकते हैं, तद्भव, तद्भव पूछा है तो और तद्भव क्या हो सकते हैं, सूरज हो सकता है, चांद है आपका, और मछली, ये आपके तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। उठना है, उड़ना है, या दिलाना है, या चलना है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिलाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है भौरा भगवान, या भगवान दुश्मन, या सही भौरा, या भौरा सखी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, भौरा सखी, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो मैंने लड़के को बुलाया, या उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, आपको ऐसा ना करना चाहिए था, या वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ठीक है। पी फॉर पाउडर। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, देखिए अधिकार, तो अधि प्लस कार से हमारा क्या बनता है, अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें उपसर्ग जो होगा आपका वो है अधि, ठीक है, क्योंकि अधि से आपका यह उपसर्ग मिलता है। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय जो होगा धर्म प्लस एक से मिलकर बनता है। तो प्रत्यय क्या है हमारा, प्रत्यय होगा धर्म, डी फॉर, क्योंकि हमारा देखिए धार्मिक में प्रत्यय क्या है, धर्म प्लस एक से बनता है, तो धर्म क्या है हमारा, प्रत्यय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपका संदर्भ दिया गया है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले हैं, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कान इस ढंग से कर सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इति को भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे तो हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अवयव नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे आपको, ऐसा पैराग्राफ दिया होगा पेपर में और यहाँ लिखा है कि 32 से 35 तक आपके गद्यांश में से आपको क्वेश्चन गद्यांश पढ़कर आंसर देने। ईर्ष्या का काम क्या होता है? रुलाना होता है या हंसना होता है या जलाना होता है या नाचना होता है? तो ईर्ष्या जो होती है दोस्तों वो क्या है? जलना होता है। सी ऑप्शन क्या है? सी। ईर्ष्या का काम जलना है, तो क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों गद्यांश। देखिए गद्यांश नहीं दिख पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गद्यांश के प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो प्रयुक्त ध्येय का लक्ष्य या इच्छा है या आदर्श है या मूल्य है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो ध्येय होता है वो होता है लक्ष्य। ठीक है। ध्येय का मतलब गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है? प्रशंसा की गई है या खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है या उपासना की गई है। तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों? खिल्ली उड़ाई गई है इसकी। बिफोर बॉर्डर। अवयव का क्या अर्थ होता है? अवयव का क्या मतलब? खर्च है या कर्म खर्च है या अधिक खर्च है या फिजूल खर्च है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी है, फिजूल खर्च होता है। अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना। गद्यांश का उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो ईर्ष्या या निंदा या ईर्ष्या से लाभ या अपव्यय। तो ईर्ष्या होगा। ए फॉर एयरफोर्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम होगा दोस्तों। कर्षण होगा या विकर्षण होगा या घर्षण होगा या अपमान होगा। तो आपका आकर्षण का विकर्षण होगा। विकर्षण। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इच्छा है या आशा है या जिज्ञासा है या अभिलाषा है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। ना तो इच्छा रखनी है या आशा। क्वेश्चन नंबर 39 कथा का बहुवचन होगा। तो कथा का बहुवचन होगा कथे या कौर्थो या कथनाएं। तो कथाएं। डी ऑप्शन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है या मोहन गया या सीता सो रही थी यह वह जाएगा। तो ऑप्शन ए मानव पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है सामान्य बुद्धि परीक्षण से दोस्तों। अब देखिए यहाँ डी एफ जी और जे एन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 41। 41 में क्या कह रहा है? सामान्य बुद्धि से परीक्षण से क्वेश्चन है। डी एफ को जी में लिखा जाता है और जे को जे एन में लिखा जाता है। तो जे एन को किस में लिखा जाएगा? पी एम में या एल एम में या एम आर में या ओ पी में। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं डी एफ किस में लिखा रहा है? जे जेड एन को किस में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए
डी से जी कितने स्थान छोड़कर आती है? 3, ठीक है। और उसी प्रकार एफ को छोड़कर जे कितने स्थान पर आता है? 4 पर। उसी प्रकार आपका है जे एन, तो कितने स्थान छोड़कर आता है? एन, 4 स्थान छोड़कर एन आता है। जे के एल एम एन, ठीक है, 4 स्थान छोड़कर। उसी प्रकार उसने कहा कि यहाँ पर जो है आपका एन, ठीक है ना, अब यहाँ 4 स्थान छोड़कर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एन के बाद में भी तो आपके 4 स्थान छोड़ने चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है। तो यहाँ पर एन के बाद में क्या आएगा? एन ओ पी क्यू आर, तो क्या आएगा? आर आ गया, ठीक है, 4 स्थान छोड़कर, ठीक है। अब उसी प्रकार जे, अब जी के बाद में जे कितने स्थान पर आता है दोस्तों? +3, ठीक है, कितने स्थान पर? 3 पर। उसी प्रकार जे के बाद में यहाँ पर भी सम है, तो जे के बाद में क्या स्थान आएगा यहाँ पर? भाई यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है आपका, तो यहाँ पर भी तो 3 होगा। तो यहाँ जे के बाद में 3 स्थान छोड़ोगे तो क्या आएगा? जे के एल एम, तो क्या आएगा यहाँ पर? एम। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? जे एन के बाद में एम आर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 15, 27, 45, इसमें लुप्त संख्या भी याद करनी है। तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ 27 आ गया, या 45 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगी? 69 होगी, या 78 होगी, या 83 होगी, या 87 होगी? तो चलिए निकालते हैं। जब 15 के बाद कितनी आई है? 27 आई है, ठीक है। और 45 के बाद में कौन सी संख्या होगी? ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? या तो आप 27 में से 15 को घटाकर देख लीजिए, तो यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों? 12 का अंतर है। अब देखिए 27 में से क्या घटाया जाए, जोड़ा जाए कि 45 हो जाए, तो कितना जोड़ा जाए? 18। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर संख्या क्या आएगी? अब देखिए यहाँ जो संख्या आएगी वो 12 में कितना जोड़ा हमने, जो कि 45 हो गया। तो हमने यहाँ 27 में 18 जोड़ा, तो यहाँ से कितना अधिक जोड़ा? 6 अधिक। तो कितने की बढ़ोतरी हुई दोस्तों? यहाँ कितने का अंतर आया? 6 का अंतर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने का होगा दोस्तों? +6 का ही होगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ा जाए? भाई यहाँ पर 12 में 6 जोड़ा, जब 18 आया, तो 18 में 6 और जोड़ दीजिए, तो 24 होगा ना दोस्तों। 24 ऐड कर दिया जाए यदि 45 में, तो कितना आएगा? 45 में 24 जोड़ दीजिए, तो 9 और 6 कितना आया दोस्तों? 69। तो 69 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रश्न आकृति दी हुई है दोस्तों, इसमें ये आकृति दी हुई है नंबर 1, नंबर 2 दी है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या कौन सा होगा जो कि सही है? देखिए यहाँ पर भी ये इसके 2 खाने भरे हुए हैं, इसके भी 2 खाने भरे हुए हैं ना। अब देखिए ये भी भरे हुए हैं, ये भी भरे हुए हैं, तो दोनों सेम है। अब जब ये दोनों सम हैं तो ये भी हमारे क्या है? इसके अपोजिट ही होगा। भाई यहाँ पर इसको देखना है दोस्तों, इसकी आकृति और इसकी आकृति दोनों सम है, तो इसकी भी आकृति क्या होगी? सम ही होगी। तो ये जो खाने, एक ये भरा हुआ है, 3 ये भरे हुए हैं, एक ये खाली है, तो ऐसी आकृति की कौन सी आकृति है? या तो ए है, नहीं बन रही दोस्तों, बी बन रही है, नहीं है, सी बन रही है, नहीं, सी बन रही है दोस्तों सी आपकी नहीं बन रही है। डी क्या है? देखिए आकृति क्या बन रही है हमारी? डी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 है, प्रश्न आकृति। देखिए यहाँ पर आपको इनमें से देखकर आपको ये भरना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें देखना है आपको, ये खाना आपका क्या है, ये खाना भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये दोनों भरे हुए, क्या इसमें दूसरे में भरे हुए हैं। देखिए ये भी सम है, इसमें भी दोनों भरे हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, सम है। तो जब ये सम है तो ये भी हमारी क्या है, इसके सम होगी। तो सम होगी तो ये आकृति हमारी क्या है, इन ऑप्शनों में से आपको देखनी है। तो देखिए ऑप्शन ए है, नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है भर रहे हैं, ये भी नहीं है। बी है दोस्तों, ये भी नहीं है क्योंकि +1 है। क्या ऑप्शन सी है, नहीं है दोस्तों क्योंकि ये दोनों भरे हुए नहीं है। क्या ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका तो दोस्तों राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। समान पासे डाइस की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। कौन सी संख्या फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगी। तो यहाँ पर ये आपके पासे दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए नंबर 1 जो पासा होगा, देखिए दोनों पासे में कितने दिए हुए हैं, इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें क्या है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों पासे अतः दोनों पासे शेषफल कितना बचा है, इसका शेष कितना है 3 और 6 बचा है। अब देखिए 3 और 6 बचा है आपका, क्या बचा 3 और 6 इसमें पासे में। तो विपरीत कौन से आएंगे, 3 और 6 में से आएंगे। तो विपरीत 3 और 6 में से क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या हुआ भाई, 6 के विपरीत क्या आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि दोनों में 2 और 5 है। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो दोनों में से शेष क्या बचा, शेष तथा 6 3 और 6 है, ठीक है। तो 3 और 6 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी 6 है। तो ये इन दोनों में से विपरीत कौन सा पासा होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, सी, ठीक है। 3 का पासा देखिए यहाँ पर आपको ये हमने किया तो यहाँ पर कौन सा आ गया, 5 आ गया, ये पलट गया इधर, है ना। देखिए ये पलट गया तो 6 आ गया, यहाँ पर 3 है नहीं, है ना। अब यहाँ पर जो इसको किया तो यहाँ 3 आ गया, तो अपोजिट कौन सा हुआ, 3 हुआ, क्योंकि भाई ये हमने पासा किया तो ये पलट गया, तो ये हमारा 3 आ गया जब पासा पलटा। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न आकृति दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, देखिए कैसी है, क्या ये दोनों सम है। अब देखिए इन दोनों में आपको देखना है, अब देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है, हमें चौथी आकृति भरनी है। देखिए यहाँ पर ये x दिया हुआ है, इसमें कितने दिए हुए हैं दोस्तों, 4, इसमें कितने 3। अब इसमें 3 दिए हुए हैं तो इसमें भी कितने 4 दिए हुए हैं। जब 4 दिए हुए हैं तो अगली संख्या जो भी बनेगी वो भी हमारी 3 की बनेगी ना भाई, क्योंकि इसमें कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं x, और इसमें 3 दिए हुए हैं, फिर इसके बाद में इसमें भी 4 दिए हुए, फिर इसके भी 3 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, x के इसके ऊपर है और यहाँ 2 नीचे हैं, तो यही आकृति हमारी क्या है यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 थे, है ना। देखिए ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि ये दो बन रहे हैं और आगे हैं x। यहाँ पर ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। तो देखिए ऑप्शन बी में बन रहा है, देखिए यही आकृति बन रही है ना सम, देखिए सम आकृति बन रही है, तो यहाँ पर 4 दिए हुए तो यही आकृति बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख पर, 46वां क्वेश्चन है, माताएं महिलाएं डॉक्टर हैं। तो देखिए तीनों या तो अलग हैं या फिर आपकी तीनों एक ही खानों में आएंगी। देखिए कैसे, ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, माताएं महिलाएं,
तो माताएं, महिलाएं और डॉक्टर क्या सम है? तीनों एक ही कहानी में आते? नहीं आते। तो देखिए यहाँ तो माताएं होंगी, महिलाएं होंगी, मान लीजिए ये महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है। अब महिलाएं में माताएं तो आ सकती हैं, क्या है, माताएं, मगर डॉक्टर नहीं आ सकती। तो डॉक्टर क्या है आपके, अलग हो जाएंगे डॉक्टर, ठीक है। तो ये वाला आपका जो भी होगा वो हम आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोड में लीडर को NGCFGT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड को डायलर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको अंतर देखना है। तो देखिए लीडर, LEADER, ठीक है ना। देखिए NGCFGT, अब देखिए इनमें अंतर देखिए कितने का अंतर है। एन, एल के बाद में एन कितने पर आता है दोस्तों? तो वो LMN +2, यहाँ पर भी किसका है? +2 का ही है। EGF, यहाँ पर भी क्या है? ABC +2, यहाँ पर भी क्या है? +2, यहाँ पर भी क्या है? +2, यहाँ पर भी +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो दो का अंतर है, तो जो ये डायलर बनाएंगे उसमें भी 2 का ही अंतर कर दीजिए। तो क्या आएगा दूसरे पर? +2 करिए, +2 कर दिए, तो यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर क्या है? G, और देखिए यहाँ पर ए के बाद में BCD, C आएगा दोस्तों +2, यहाँ पर L K और यहाँ पर N आ जाएगा +2, यहाँ पर क्या आएगा? EFG, तो G आ जाएगा +2। R में +2 करोगे तो कितना आएगा? T आ जाएगा। तो ये वाला आपका दोस्तों आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? पहला है, पहले E आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर F जो वाला है, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 48 में, राम के कितने बच्चे हैं? यहाँ पर कह रहा है कि राम के कितने बच्चे हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, देखने को आपको मिलेंगे जरूर। तो देखिए नंबर 1 पोर्शन है, कथन कह रहा है कि सहारा रीना की एकमात्र पुत्री है जो कि राम की पत्नी है। अब देखिए सहारा रीना की एकमात्र पुत्री है, सहारा रीना की पुत्री है, सहारा जो है नाम की लड़की है वो पुत्री है किसकी? रीना की, जो कि राम की पत्नी है। क्या है? राम की पत्नी है सहारा, ठीक है। सहीला और ललिता सहारा के भाई हैं। तो इसमें बताइए सहीला और ललिता सहारा के भाई हैं, तो क्या अकेला कथन सही है, पर्याप्त है, या अकेला कथन, मतलब यहाँ देखना है कि क्या इन दोनों का रिलेशन सही है, दोनों का सही है कि फर्स्ट का ही सही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको रिलेशन देखना होगा वो कुछ इस प्रकार देखते हैं। जैसे मान लेते हैं सहारा क्या है? सहारा जो है, सहार जो है किसकी पुत्री है? रीना की पुत्री है। क्या है? रीना की पुत्री है, ठीक है। और सहारा के मतलब रीना की पुत्री है। राम क्या है? राम की पत्नी कौन है? रीना है। तो राम आ गया दोस्तों यहाँ। राम की पत्नी कौन है? रीना है। भाई रीना की एकमात्र पुत्री है, कौन है? सहारा है। तो राम की पुत्री पत्नी है जो कि राम की पुत्री है। सहारा रीना की एकमात्र पुत्री है और जो कि राम की पुत्री है, पत्नी है, सॉरी। तो राम की पत्नी है, तो यहाँ पर जो है सहारा राम की क्या हुई? पुत्री हुई दोस्तों। क्या हुई? पुत्री हुई। और सहारा के देखिए दूसरे कथन में साहिल और ललित सहारा के भाई हैं। तो यहाँ पर जो है साहिल और ललित क्या है? सहारा के भाई हैं।
कौन है दोस्तों? भाई। अब यहाँ पर जो ललित होगा, ये ललित इसका ये कौन होंगे दोस्तों? राम के पुत्र होंगे। तो कथन दोनों ही सही हैं भाई। क्या है? सभी राम के हैं। राम की सहारा पुत्री है और रीना भी पुत्री है, तो ये एक ही फैमिली बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन 1 और सेकंड दोनों साथ ही मिलकर पर्याप्त हैं। तो दोनों सभी एक ही फैमिली है तो साथ ही पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। कथन दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। तो निर्णय दिया है दोस्तों, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनः मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर ऐसे छात्रों को क्या है? स्कूल से पुनः मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यालय शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो 50 कौन सा है कि SUNDERBAN शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसा कि यह अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? SUNDERBAN तो इनका जो क्रम होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसने कहा है कि शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसा कि यह अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में आते हैं। तो कितने आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों? डी का स्थान 4 पर है। अब देखिए ABCD, देखिए डी आपकी क्या है? चौथे स्थान पर आ रही है और यहाँ पर भी आपकी क्या है? चौथे स्थान पर ही आ रही है। समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात को? यहाँ पर वह कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी है वही सेम नंबर आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 ही आता है। उसी प्रकार देखिए ई, डी के बाद में ई आपकी 5 नंबर पर आती है ना। तो ई का स्थान भी क्या है? 5 पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ई डी के बाद में ई आती है तो 5वें स्थान पर यहाँ पर भी आ रही है। तो 2 शब्द मिल रहे हैं, 2 कितने मिल रहे हैं? 2 लेटर मिल रहे हैं दोस्तों, 2 लेटर। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि ए को प्लस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए ए को किस के द्वारा किया जाता है? प्लस के द्वारा। बी को माइनस द्वारा किया जाता है, सी को भाग द्वारा तथा डी को गुणा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मान का पता लगाइए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कंडीशन बने ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं हम ए को प्लस मानना है, क्या है वो? प्लस कह रहा है। सी को देखिए, सी को भाग में कर रहा है, बी को किस में चेंज कर रहा है? माइनस में चेंज कर रहा है दोस्तों। डी किसको चेंज कर रहा है दोस्तों? गुणा में। ये आपको ऐसे फॉर्मेट बना लेना है तो कि आपको पता चल सके। अब देखिए ये जो हमारा चिन्ह है वो हमें लगाने हैं। देखिए 25C आ रहा है,
तो सी के लिए क्या लगाना है आपको दोस्तों, भाग लगाना है आपको। बी आ रहा है तो बी के लिए क्या है, माइनस लगाना है दोस्तों। ए के लिए आपको दोस्तों क्या है, प्लस लगाना है। डी के लिए क्या लगाना है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लगा देते हैं 25, सी क्या है भागित 5, बी कितना है -35, ए कितना है प्लस और 15 और डी कितना है गुणा में 4। ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन के तैयार है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भाग करना है। 5 25 5 आ गया -35। अब देखिए यहाँ पर 15 चौका 60 होता है, यहाँ से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 5 -25, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 -25 कैसे, अब देखिए यहाँ पर या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 मान लीजिए, ठीक है। अब 65 मानने के बाद में क्या है, यहाँ बचा आपका 35, क्या है 35 बचा। जैसे मान लीजिए आप 65 हो गया -35 तो कितना बचेगा दोस्तों, 30 आएगा। 30 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, किस कोड में लाइट को 129782 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में SIKKIM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कोड बताना है। अब देखिए कोड, देखिए यहाँ पर मैंने बताया है आपको LIGHT है, ठीक है। इसको किस में लिखा जा रहा है 1297 और सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है थोड़ा कि यहाँ पर जो है L को क्या है 12 में लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम शब्द दिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा और देखिए यहाँ पर आपका 7 आएगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर कम लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 8 आ जाएगा दोस्तों और यहाँ पर 20 आ जाएगा। किस प्रकार, देखिए यहाँ, अब देखिए L जो आपका कितने पर आ रहा है 12 पर आ रहा है, तो SIKKIM किस पर आएगा, तो यहाँ पर क्या है उसी प्रकार हमें आगे जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 19 में क्या है S आता है। उसी प्रकार आपका I किस पर आता है 9 पर आता है। देखिए आप कर लीजिए ABCDEFGHI, ठीक है ना, कितने पर आया 9 पर आ जाए तो 9 लिख दिया मैंने। S जो 19 में आता है, ये आपको कोड बताना है कौन से K आपका किस पे आता है, क्या आता है दोस्तों 11 पर, ये भी K आता है 11 पर, 9 पर आता है I और आपका M जो आता है 13 पे आता है। कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपको स्थान बताने हैं कि अल्फ़ाबेट S किस अंक पर आता है ना। अब देखिए 19 9 199 11 11 913, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि की गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या, यहाँ पर भी 4 16 36 है, तो आगे वाली संख्या कौन सी होगी। इसमें अंतर आपको देखना है कि देखिए ये किसका वर्ग बनना है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो यहाँ पर जाएगा बेटा 8 का वर्ग होगा, तो 64। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, ये आकृति दी हुई है, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी आकृति एक्स जैसी है। देखिए एक्स जैसी जो भी आकृति बनेगी, देखिए यहाँ पर देखिए ये आकृति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर जो बनेगी आपकी ये चिन्ह होना चाहिए, मतलब ये एक लाइन बननी चाहिए। तो इसमें जो भी लाइन बनेगी दोस्तों वो आपकी बनेगी कौन से ऑप्शन में बनेगी।
देखिए यहाँ पर बन रही है, नहीं बन रही, इसमें भी ये नहीं है बीच में, यहाँ पर बन रही है, नहीं है, ये नीचे को है, यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपकी ये आकृति बन रही है। यदि आप इसे हटा दें और इसे हटा दें तो क्या है, ये वाली जो आकृति है आपकी ये बन रही है इसमें। तो देखिए इधर से भी ये जा रही है और ये आपकी ये आकृति ये बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब जो बाकी में भिन्न है उसी प्रकार इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितने हैं, वो ये भरे हुआ है नहीं। अब देखिए भिन्न बताना है, तो यहाँ पर जो भिन्न होगा कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा भिन्न होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर भी ये भरे हुए हैं, ये भी भरे हुए हैं, ये भी भरे हुए हैं, यहाँ पर भी 3 है। हमारे यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसमें एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, यहाँ पर देखना है आपको, ये आकृति दी हुई है। अब इसमें से भिन्न कौन सा है, तो भिन्न कौन सा होगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये सभी खाने जो हैं भरे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो भिन्न होगा ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 3, ठीक है 3 वाला जो है ऑप्शन आपका भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर है 57, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध रखता है। तो केन्या का नॉर्वे, नैरोबी, और नॉर्वे का क्या होगा दोस्तों, हवाला होगा या लंदन होगा या ओस्लो होगा या पेरिस। तो ऑप्शन है ए ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन सभी कुत्ते शेर हैं और सभी शेर बिल्लियां हैं। तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं या कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, ऐसे बना लेते हैं, इसमें बिल्लियां हैं ये, ठीक है, क्या है बिल्लियां। अब यहाँ पर बिल्लियां में शेर आ रहे हैं और शेर में बीच में कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष जो निकलेगा दोस्तों, सभी कुत्ते बिल्लियां भी हो सकती हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी कुत्ते बिल्लियां भी हो सकते हैं और यहाँ पर दिया है कि बिल्लियां कुत्ते भी हो सकते हैं। तो दोनों में बिल्लियां कुत्तियां तो दोनों ही आ रही हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा या नहीं। इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग में होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पर जो होगा केवल एक मौजूद है, केवल दोनों मौजूद हैं, तो दोनों मौजूद हैं दोस्तों, सही है ऑप्शन नंबर बी। अब है सामान्य जानकारी के क्वेश्चन है दोस्तों। 61वां क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने मंत्री हो सकते हैं, ऑप्शन ए है आपका 15%। राज्य जो है मंत्री
परिषद कितने हैं सदस्य संख्या क्रमशः, और लोकसभा और दोस्तों आपकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है आपकी 15% होती है। ठीक है ना। यह व्यवस्था संविधान 91वें संविधान में संशोधन किया गया था। इसका जो संशोधन किया गया था, अब पूछ ले भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल का संशोधन कब किया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल का संशोधन कब किया गया था। संशोधन तो वो किया गया था दोस्तों 91वें संविधान में, 91वें संविधान में। और कौन सी सन में किया गया था, 2013 में से की गई है। ठीक है, 2003 से, सॉरी, किससे, 2003 से। अब देखिए स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ। तो इसमें जो विमुद्रीकरण का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1978 में। ऑप्शन क्या है, 1978। क्योंकि वर्ष जो 1946 एवं 1978 में अध्यादेश लाकर उच्च मूल वर्ग जो था वो कितना था दोस्तों, 1000 रुपये था। कितना था, 1000 रुपये। 1000 से हुआ फिर 5000 रुपये। अध्यादेश का उच्च जो मूल वर्ग था वो 1946 एवं 1978 में 1000 हुआ, फिर 5000 हुआ, फिर 10,000 के नोटों को वापस लिया गया। इन जो नोटों को है वापस लिया गया था, कौन सी सन में लिया गया था, वो लिया गया था आपका 1946 और 1978 में वापस लिया गया। ठीक है। अब उसी प्रकार 2016 में क्या हुआ, 2016 में जो हुआ था वो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 500 रुपये का नोट और 1000 का नोट वापस लिया जाएगा। और 1000 का और 500 का नोट वापस लिया जाएगा। वो किसने किया था, पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी ने चलाया था 2016 में नोट वापसी। कौन सा 500 का और 1000 का दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों, वित्त विधेयक द फाइनेंस बिल हो सकता है, या बैंकिंग अधिनियम द बैंकिंग एक्ट हो सकती है, या भारत के संविधान की धारा हो सकती है, या आरबीआई अधिनियम की धारा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वित्त विधेयक दी फाइनेंस बिल। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप में और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। तो किस में किए जाते हैं दोस्तों, डेटाबेस पर किए जाते हैं, या बुल्ट पर किए जाते हैं, या ब्लॉकचेन पर किए जाते हैं, या बिटकॉइन पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, बिटकॉइन पर किए जाते हैं। और ये बिटकॉइन कौन सी वो करती है, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों के अनुसार बिटकॉइन एक करेंसी है और इसे मुद्रा भी कहते हैं।
मुद्रा नहीं है बिटकॉइन। तो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बिटकॉइन एक करेंसी मुद्रा नहीं है। तो क्या है? बिटकॉइन। निम्न में से वन्य जीव अवधारणाओं में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 68 है। खैनी वन्यजीव अवधारणा है, अभ्यारण्य। करेरा वन्य अवधारणा, बोरी वन्य जीव अवधारणा, चंद्र प्रवाह। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, चंद्र प्रवाह। अब देखिए, यह चंद्र प्रवाह उत्तर प्रदेश के कुल 23 वन्य जीव हैं। अवधारणा है, अभयारण्य। ठीक है। अब जिसमें आ जाती है इसकी स्थापना जो थी, स्थापना पूछ ले, वन्यजीव अभयारण्यों का स्थापना, तो क्या होगी स्थापना? 1957 में वो स्थापना हुई थी। यहाँ तेंदुए, काला हिरन, चीतल, जंगली बिल्ली आदि लोमड़ी पाए जाते थे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है। सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाएं को अनुमति देने वाला निर्णय किन के द्वारा लिया जाता है? निर्णय किन के द्वारा लिया जाता है? तो सबरीमाला शासी समिति, केरल राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, या केरल का उच्च न्यायालय? सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किन के द्वारा लिया जाता था? तो किन के द्वारा लिया जाता था? सबरीमाला शासी समिति, केरल राज्य मंत्रिमंडल, केरल का उच्च न्यायालय, या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन ए है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। सबरीमाला को किसका आधार प्रसिद्ध था? यह एक मंदिर है दोस्तों। ये क्या है? यह एक मंदिर है जो कि महिला को प्रवेश की अनुमति ना देना, ये महिला की जो भी प्रवेश की अनुमति ना देना, उसे अधिकार वंचित करना किसने किया? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? कविराज की, या गुरुदेव की, या संत की, या बापूजी की? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका बी, गुरुदेव की। कैसे? जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, का जन्म जो था, जन्म कब हुआ था? 7 मई को हुआ, और 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उनकी मुख्य जो रचनाएं थी, एक तो राष्ट्रज्ञान था, एक था बांग्लादेश, और एक था राष्ट्रीय, और एक था गीतांजलि। पोस्टमास्टर, मास्टर साहब, गोरा आदि। ठीक है। ये इनकी। अब है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो देखिए कौन सी है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, या बी है सऊदी अरब,
या सी है कुवैत या लीबिया। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी, सऊदी अरब में जो है कोई भी नदी नहीं है। रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में जो भी बसे लोग हैं, बसे व्यक्ति हैं, उसमें अरब में नदी या झरने नहीं है। क्या है? अरब में जो है, सऊदी अरब में झरने या नदी नहीं है। सऊदी अरब में पानी का स्रोत जो है एक्सरसाइज से वर्ष 1970 से जो था, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था इसमें। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 72। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूप और संग्रहण में से संबंधित कंप्यूटर ज्ञान अंक की श्रेणी क्या है? तो देखिए, CRM है या Y2K है या फिर आपकी है B2B या SAP। तो इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, Y2K, क्योंकि यह जो प्रारंभ में जो कंप्यूटर बने वो 1998 में और 1999 में लिखा गया था। ठीक है, और जिसे हम Y2K के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक और बात है दोस्तों कि बाद में 1 जनवरी को यह कंप्यूटर कार्य प्रणाली पर कार्य करने लगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? विनिर्माण सेटअप नहीं है, क्या है? ऑप्शन ए है या यामा है या होंडा है या स्कोडा है या टाटा मोटर्स है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा, स्कोडा। अब देखिए यामा जो है, यामा आपकी किसकी कंपनी है? जापान की कंपनी है। किसकी है? जापान की। होंडा भी क्या है? जापान की कंपनी है। क्या है? जापानी कंपनी है। स्कोडा जो है भारत की कंपनी है। सॉरी, स्कोडा कहाँ है? स्कोडा तो आपकी जर्मनी की है की कंपनी है, और जो टाटा मोटर्स है जो भारत की कंपनी है। ठीक है, किसकी है? भारत की। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? वो होगा आपका स्कोडा। क्वेश्चन नंबर है 74। सन 1805 में राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया। किसने किया था? किस उसमें किया गया था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज में या आर्य समाज में या फ्री थिंकर्स में, सोसाइटी में या फ्री मेंसेस में। तो फ्री मेंसेस में किया था या किस में किया था? तो वो है ऑप्शन, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो सन 1828 में हुई थी। आर्य समाज की जो थी किस में हुई थी? 1875 में हुई थी दोस्तों। और देखिए राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण, राजा राम राय मोहन जो थे भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। इन्हें जो है नव जागरण का अग्रदूत क्या कहा जाता था? अग्रदूत कहा जाता था। ठीक है, इनके द्वारा जो है 1884 में 14 में आत्मीय
सभा बैठाई गई थी। सभा क्या थी कि यहाँ पर 1821 में कलकत्ता में एक आदि सभा बैठाई गई थी। तो वो ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ब्रह्म समाज। किसमें? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से वंश में भारत के दक्षिण भारत भाग पर शासन नहीं किया था, किसने नहीं किया था? ऑप्शन दिया है चेर ने नहीं, पंड्या ने, राजपूत ने या चोला ने। तो दोस्तों यहाँ पर राजपूत उत्तर भारत का के शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में जाने जाते थे? भारत के शासक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने जो है राजवंशों में, एक तो देखिए राजवंशों में क्या था, चोला किया था, पांड्या किया था एवं काकतीय किया था। ये देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तो आपको यही करना। देखिए यहाँ पर ये राजवंश है, ये राजवंश। ठीक है, अब दक्षिण भारत के राजवंश ये हो गए। तो यहाँ जो राजपूत था वो राजपूत उत्तर प्रदेश के यही शासक थे। कौन थे? इन्होंने ही शासन नहीं किया था दक्षिण भारत पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, दुनिया का सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत कहाँ स्थित है? चांदी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 75, दुनिया का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान में से एक भारत कहाँ स्थित है? चांदी उड़ीसा में या वेदांत? चूँकि यहाँ पर कच्छ का सफ़ेद रण था, इसे कहा जाता था। कच्छ को सफ़ेद रण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? सिकंदराबाद या डंकौर या खुर्जा या मेरठ? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा। खुर्जा जो है दिल्ली से महज 90 किमी दूर है। ठीक है, यह पश्चिम में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ चीनी जो मिट्टी है, चीनी मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर और भी है, क्या है, सजावटी वस्तुएं भी मिलती हैं, जो कि खुर्जा के मुकाबले चीन के उत्पादन बहुत महंगे हैं। डॉट ही ना काम करें, महंगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? खुर्जा सही है। क्वेश्चन नंबर 78, किस श्रीलंकाई प्रधानी को वर्ष 2018 के अक्टूबर में पद से हटाया गया था? तो यहाँ पर किसको हटाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे या मैत्रीपाल सिरिसेना या चंद्रिका कुमार तुंगा या रनिल विक्रमसिंघे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे वो रनिल विक्रमसिंघे थे। ठीक है, और यहाँ पर तो ये प्रधान हो गए, कौन थे? रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे। अब बात आती है राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति पूछ ले तो राष्ट्रपति थे आपके मैत्रीपाल सिरिसेना। ठीक है,
ये आपके राष्ट्रपति थे, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ये आपके हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए यहाँ पर शीर्षण, अब चंद्र का देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन है? गोताबाया राजपक्षे। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया था, तो कौन सा मनाया था दोस्तों? 72वां या 74वां या 73वां या 15वां? तो 72वां ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ 15 अगस्त को जो था, पंद्रह अगस्त को 2018 को भारत ने क्या है, अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों। भारत के लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन है 18, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मंगू कोरल के लिए, या पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए, सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरियावाई की गहराई जो है, इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। ठीक है, इसकी जो है गहराई। और यह जो है महासागर के, प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? यह जो है प्रशांत महासागर के में स्थित है। यह पृथ्वी से सबसे गहरा बिंदु है। यह जो है पृथ्वी से क्या है, सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों। और टोंगो कृत भी है, इसे प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं, मतलब स्थित है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, तो पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।